مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پاک ذیشان عارف بٹ صاحب کی آواز میں آپ نے سنا۔ ذیشان کیا بات ہے، کمال کر دیا آپ نے، بہت ہی زبردست آغاز، اور 5 رمضان المبارک ایسے وقت گزر رہا ہے، میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ایک بڑی ہی رفتار کے ساتھ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، خیر رمضان کا سلسلہ ہے، اور ایک نئی قسط کے ساتھ یا نئے سلسلے کے ساتھ میں ہوں عمران حسن، میں ہوں ارملہ حسن۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، رمضان آپ کا ٹھیک گزرا ہوگا۔ 5واں روزہ ہے اور یہ ہماری 4 سے 6 جو خیر رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے مہمان ہوں
अब आपको दुनियावी बातें भी बताएं और साथ साथ दीन के हवाले से भी जो भी उसका पहलू है उसको भी बताया जाए। और आज के हमारे मेहमान भी बहुत ख़ास हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। तो मेहमानों का भी तारुफ करवा बिल्कुल जी, देते हैं। मेहमानों का तारुफ बगैर किसी तवक्कुफ़ के कराए देते हैं। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा मौजूद हैं। शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। हमारे सारे ही मेहमान माशाल्लाह इतने ख़ास होते हैं कि मैं अक्सर कहता हूँ कि तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है। सो आप इनको जानते हैं, बड़ी मुमताज़ शख्सियत आइन और कानून के हवाले से तो है ही, लेकिन हम ज़रा आज माशरती लिहाज से जो इनका तजुर्बा है और जो इन्होंने देखा है और जो ये बता सकती हैं हमें रमज़ान के नुक्ता नज़र से, वो हम ज़रूर जस्टिस साहिबा से जानने की कोशिश करेंगे। आपको फॉर्मल वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हमारे एक्सप्रेसो का तो तकरीबन रेगुलर हिस्सा है ही, तो आज हमने कहा कि रमज़ान में भी ज़रा नासिर भाई को दावत दें और ज़रा फ़ायदा उठाएं, थोड़ा ऑफ एंड ऑन उठाते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, आप भी पैसा आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ अगले मेहमान भाई बहुत ही ख़ास इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का झंडा वहाँ बुलंद किया जहाँ पे इससे पहले किसी ने नहीं किया और शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये होगा। ज़रा कैमरा दिखाए तो आपको पता चल जाएगा हम किन की बात करें। हमारे साथ अरशद नदीम साहब मौजूद हैं, दी ओलंपियन, दी चैंपियन, दी गोल्ड मेडलिस्ट। और इन्होंने पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने जेवलिन के अंदर झंडा उठाया और न सिर्फ उठाया बल्कि उसको पाए तकमील तक पहुंचाया, गोल्ड जीत कर आए पाकिस्तान के लिए। तो आज हमारे साथ ये हमारे चैंपियन भाई भी मौजूद है। अरशद, सच अ प्राउड मोमेंट टू हैव यू, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और मैं भी अरशद से बात कर रहा था बल्कि कि हमने बड़ा ढूंढा था, गोल्ड मेडल अरशद ने लिया था और उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ही नाम था और वो अरशद का था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के झंडे का था। सो सच ए ग्रेट मोमेंट। एंड देन ज़ीशान आरिफ भट्ट साहब का तारुफ तो आपसे हो ही गया उनके कलाम की सूरत में। ज़ीशान, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। आमना भी और आमना भी हमारे साथ किचन में है। आमना के पास भी हम थोड़ी देर में जाएंगे और पूछेंगे कि आमना हमारे लिए क्या बनाने वाली है। लेकिन आज के टॉपिक के हवाले से इमरान हम जरूर अपने देखने वालों को बताएंगे। माह रमजान में नेकियों का मौसम बहार करार दिया गया है इस महीने को, और इंसान को रूहानी सेहत के लिए ज़ाहिर और बातिनी पाकीज़गी की जो बुनियादी हैसियत है वो भी रखता है। साफ सुथरे कपड़े पहन लेना, खुशबू लगा लेना, अच्छा जो खाने पीना है उसके साथ इन चीज़ों का हलाल तरीके से हासिल करना दीन इस्लाम के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। दीन इस्लाम चूँकि आपको पता है कामिल मुकम्मल निज़ाम हयात है, इसलिए दीन में हसूल रिज़्क़ के बारे में भी इंसानियत के लिए बहुत जो के लिए मुफीद रहनुमाई मौजूद है। दीन इस्लाम हमें कस्ब हलाल के हवाले से क्या तलकीन करता है, खाना खाने के तरीके क्या हैं, दस्तरखान के आदाब क्या हैं, आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और जो खाने की बेहुरमती की जाती है, इन छोटी छोटी गलतियों को जो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर नज़रअंदाज कर देते हैं, इनका आज हम कोशिश करेंगे कि इनकी निशानदेही की जाए, इसको अपनी ज़िंदगी में जो जो प्रैक्टिसेस हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, और सभी मेहमानों का इसमें हिस्सा हम बकदर जुस्सा जिसे कहते हैं वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि शामिल है। नासिर भाई, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप ज़रा थोड़ा सा इस मौजू को हमारे लिए खोल के रखें सामने, और फिर मैं जस्टिस साहब का भी और अरशद का भी इस हवाले से मौक़िफ़ लूँगा। कस्ब हलाल आज के दौर में मुझे लगता है हर दौर में ही एक बड़ा अहम मौजू, अहम ज़रूरत रही है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या इस्लाम ने अगर आज से 14 साढ़े 1400 साल पहले इसकी वकालत की है तो इसका मतलब ये मौजू इंतहाई अहम था। और ये मसला उस वक्त भी शायद एक मसला था जिस पे लोगों को एक वाज़ेह हिदायत देना ज़रूरी थी। कुरान करीम ने भी और अल्लाह के रसूल ने भी इसीलिए इसको मौजू बहस रखा। आजकल के दौर में इसकी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम मौजू और यकीनन हर फ़र्द के लिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर माह रमज़ान मुबारक में जब हम एक ऐसे हालात में हैं कि जो चीज़ें वाकई हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई चीज़ें जो हलाल थीं उनको रोका हुआ है। खाना पीना जो हमारी रूटीन की ज़िंदगी थी उनको एक दफ़ा इस वक्त हम रोज़े की हालत में रुके हुए हैं, वो चीज़ें हमारे लिए ममनू हो गई हैं। तो जो वाक़तन ममनू है हम उनका भी तो सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से फॉरबिडन है हम ज़िंदगी में उनको अपने खाने पीने में, अपने पहनने में, अपने ज़िंदगी के मामलात में शामिल किए हुए हैं या नहीं। बहुत ज़बरदस्त वक्त है ये सोचने का और बहुत हाई टाइम है आपने इस वक्त में इस मौजू को रखा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि याद रखना चाहिए रिज़्क़ हलाल, जो जायज़ तरीके से आपका अपना जायज़ माल जो आपके पास है आपकी मेहनत की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने हासिल किया। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद ने इसको बड़ी अहमियत दी। कुरान पाक ने इसको अल्लाह का रिज़्क़ कहा
अल्लाह का फ़ज़ल कहा कि अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। नमाज जुमा जब पढ़ चुके फ़ैज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। तो जितनी तफासीर हैं अगर आप उनको उठाएं तो उन्होंने फ़ज़लिल्लाह से मुराद ए रिज़्क़न हलालन, कि फ़ज़ल अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद हलाल रिज़्क़ है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जा बजा जहाँ पर अल्लाह के फ़ज़ल का लफ्ज़ बोला वो रिज़्क़ हलाल के लिए है। पहले तो ये जानना चाहिए कि रिज़्क़ क्या है। हर वो चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की वो रिज़्क़ है। उसमें हमारी सलाहियतें भी हैं, उसमें हमारा इल्म भी है, हमारी ताकत भी है, हमारे क़ुवा भी हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ें, हमारी पहनने की चीज़ें, जो कुछ हमें मिला हुआ है अल्लाह की बारगाह से, जो कुछ हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए वो रिज़्क़ है। अब इसका तय्यब और पाक होना, वो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि वो चीज़ हर हवाले से आपकी अपनी हो, किसी दूसरे की ज़ब्त की हुई चीज़ ना हो, किसी का कब्ज़ा की हुई चीज़ ना हो, नाजायज़ ज़रिए से आप तक पहुँची हुई चीज़ ना हो, किसी और से चुराई हुई चीज़ ना हो, किसी की चीज़ है लेकिन उसके इल्म के बगैर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो जायज़ और हलाल चीज़ को हराम कर देती हैं। एक चीज़ जो आगाज़ में ही हमारे सब नाज़रीन को याद रखनी चाहिए कि हमारे नसीब में जो कुछ है वो हमें हर सूरत मिलना है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लंबी हदीस है, खुलासतन ही कह देता हूँ, एक शख्स ने अगर कहा या रसूलल्लाह मैं फ़लाँ काम करता हूँ तो उससे मेरा रिज़्क़ जुड़ा हुआ है, तो क्या मैं वो जारी रखूँगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा रिज़्क़ उससे नहीं जुड़ा हुआ, वो गलत काम है, उससे तुमने अपना रिज़्क़ जोड़ के हराम कर लिया। हालांकि जो रिज़्क़ तुम्हें अल्लाह की बारगाह से मिलना है वो तुम्हें हर सूरत मिलना ही मिलना है। अब ये तुम पर है कि तुम उसे गलत तरीके से हासिल करके हलाल कर लो, हाँ, या उसे दुरुस्त तरीके से हासिल करके अपने लिए हलाल कर लो। और ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब बंदों का रिज़्क़ अपने ज़िम्मे रखा, उसमें बुनियादी वजह यही थी कि जब अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन में कोई भी चलने वाली चीज़, रेंगने वाली चीज़ ऐसी नहीं है मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। जब रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे और अल्लाह ने देना है और फिर वो रिज़्क़ ज़मीन में भी नहीं है, ज़मीन तो मतलब अल्लाह ताला हमारे लिए उसमें ज़ाहिर फरमाता है। अल्लाह फरमाता है वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों से उतरता है। जब इंसान पैदा होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका रिज़्क़ मुकर्रर कर देता है। अब वो इंसान को वो रिज़्क़ मिलना है, वो रिज़्क़ यूँ कह लें कि इंसान के पीछे पीछे चला आता है, वो रिज़्क़ इंसान को ढूंढ लेता है इंसान जहाँ भी हो। लेकिन इंसान बाज़ औक़ात ज्यादा तेजी करता है, इंसान बाज़ औक़ात गलत हरकत करता है और उस तेजी की वजह से, शॉर्टकट की वजह से वो रिज़्क़ जो उसे मिलना ही मिलना था वो गलत तरीके से लेके अपने लिए गुनाह कर लेता है। एक हदीस पाक यहाँ पर कर दो तो ये बात मुकम्मल हो जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन जा अब एहताजा, जो कोई भूखा हुआ या मोहताज हुआ, फ़क़तमहुन्नास, उसने लोगों से बात छुपा ली, लोगों के सामने उसने जाहिर नहीं की। फ़कान हक़्क़न अलल्लाहि अन यरज़ुक़हु रिज़्क़न हलालन, आका ने फरमाया अल्लाह पर हक है कि वो उसे रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। जिसने अपनी मजबूरी, अपनी मोहताजी, अपनी भूख लोगों से छुपाई, खूबसूरत बात, ज़ाहिर है अल्लाह ने अता करना है तो अल्लाह से क्यों ना मांगे इंसान जब दूसरों के सामने। और ये आजकल का जो एक बेकारी माफिया है जिसने कब्जा किया हुआ है हमारी सड़कों चौराहों पर और हर जगह के ऊपर, उसमें सफेद तबका भी बेचारा कहीं पीछे रह जाता है, जो हकदार है उन तक नहीं पहुंच पाता। जस्ट साहिबा, आपका रमज़ान कैसा गुजरता है? अभी हम इस टॉपिक की जानिब तो आएंगे, जरा आगाज़ करते हैं आपसे गुफ्तगू का कि रमज़ान में नॉर्मली ख़वातीन की बड़ी मुख्तलिफ रूटीन होती है, आपकी भी रूटीन उसी तरह की है या कुछ मुख्तलिफ है? देखिए अब तो मैं अस्कार रफ्ता ही हूँ, तकरीबन मेरी उम्र 80 से ज़्यादा है, तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं रोज़ा ना भी रखूँ तो मुस्तस्ना हूँ। लेकिन आजकल के रोज़े तो बिल्कुल जैसे मुफ्त के रोज़े, क्योंकि मौसम ऐसा है कि आप सहरी टाइम पे भी उठे ना तो थोड़ी सी खुनकी होती है। बिल्कुल, तो बस रोज़ा रख के तो आप कुरान मजीद, मैं तो खैर पढ़ती कम और सुनती ज़्यादा हूँ क्योंकि मेरी नज़र अब इतनी ही नहीं ठहरती, तो उस वक्त मैं लगा के वो सुन लेती हूँ फजर की नमाज के बाद, तो जितनी देर भी सुना जाए वो सुन लेती हूँ, थोड़ी देर फिर उसके बाद इस्तराहत कर लेती हूँ। फिर मैं कानून पढ़ाती हूँ 36 सालों से, माशाल्लाह, तो अब भी मैं पढ़ाती हूँ, फिर उनको तलबा तालिबात को जाके कुछ ना कुछ समझाती हूँ कि इस्लामी कानून के मुताबिक हमारे सब कवानीन जो हैं उनको हमने ढालने की कोशिश की है, और हमारे यहाँ जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसका काम ही ये है। हर कानून जो हमारे इस वक्त कवानीन की किताबों में है उसका मुतालिया करना और फिर देखना कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम के ऐम मुताबिक नहीं है, और फिर वो उसके ऊपर ये देते हैं फैसला कि जी इसको आप 90 दिन के अंदर अंदर
इस्लामी कवानीन के मुताबिकत का। तो ये उनको बच्चों को बताना है। दूसरा, उनको जो कवानीन हैं वो बताने हैं कि जी किस अंदाज में इनको राइज करना है, किस तरीके से आपने अदालत में पेश होना है। और वही बात है कि झूठ नहीं बोलना और जो भी बात करनी है वो सही जज को भी बतानी है। उसको ये ना लगे कि आपने उसको गलत किसी रुख हालांकि जैसे सर्व वकीलों से तो बड़े अशार भी ऐसे मंसूब हैं और हमें ये मालूम है कि वकीलों को करना भी पड़ता है। मतलब दो लोग अगर एक मुकदमा लड़ रहे हैं तो उसमें से एक तो झूठा है ना एक सच्चा है। फुर्सत पूरी कर देता है, कहाँ से पूरी करता है आपको पता नहीं चलता। बज़ाहिर वसाइल को अगर देखें तो वो उतने नहीं होते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कई मुश्किलात से, परेशानियों से, दुखों से बचा के ऐसे आता है कि आपके मौजूदा वसाइल ही उसके लिए पूरे होते हैं और हत्ता कि आप हैरान हो जाते हैं कि कैसे इस तरह हो गया। ये जो हमारी ज़िंदगी में लापरवाही आई है ना, जो आप कहते हैं कि परवाह न करना, ख़ास तौर पर हमारी बेटियों को जो हिस्सा लोग नहीं देते, बहनों को उनका हिस्सा नहीं देते, खावंद अपनी बीवी को उसका वो जो हक मार में नहीं देते। और मैंने देखा निकाह के वक्त में वो जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, मैं नाम भी नहीं लेता, किन किन जगहों पर वो हक मार के वक्त आके अड़ जाते हैं जी कि हमने शरी हक मार लिखना है। अल्लाह के बंदे ये क्या हो गया? फिर अगर किसी ने लिखवा दिया तो उसे माफ़ कराने के चक्कर में रहता है कि मैं इसको माफ़ करा लूँ। ये क्या है? बहनों से ऐसा माफ़ करवाते हैं बातें कर करके, फिर अजीब। ये तो बहुत कॉमन ट्रेंड जी हाँ। अच्छा, इन सारी चीज़ों की वजह से वो जो रिज़्क हमारा अपना हलाल था उसमें हमने मिलावट कर ली हराम की, तो आप यूँ समझ लें कि हमारे रिज़्क से बरकत निकल गई। ये जो आपने कहा लापरवाही करते हैं कि किसी को पता नहीं है, चलो उसकी चीज़ मैं खा लूँ, चूँकि वो नहीं जानता तो उसकी चीज़ मैं रख लूँ। इस चीज़ों से नुकसान हुआ है। या अगर आप किसान है, कोई दूसरे की थोड़ी सी ज़मीन अपने तरफ कर लेता है। हुज़ूर सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना डराया से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई किसी की 1 इंच ज़मीन पर कब्जा कर ले, 1 इंच, हम तो मरलों और कनालों और मुरब्बों के हिसाब से करते हैं ना जी। 1 इंच आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 ज़मीन नीचे तक उसको खोद के उसकी मिट्टी उसके सर पर रख दी जाएगी और उसको कहा जाएगा उठाओ इसे। अब ये क्या है कि ज़मीन को उसके नीचे तक खोदा जाए तो कितनी मिट्टी निकलेगी। हम इतना वज़न अपने लिए उठा रहे हैं और कोई सोचता भी नहीं। बाज़ औक़ात हम, एक बंदा है घर का जो कमाने वाला, एक बंदा और 4, 5, 6, 7 खा रहे हैं, ये सातों की जगह जवाब दे तो ये है अकेला और इसको कोई कह भी नहीं रहा। बसा औकात घर में कोई नहीं मजबूर कर रहा होता कि आप हराम लेकर आ जाएं। ये अपने शौक़ से माल हराम को शामिल कर लेता है। सरकारी ऑफिसर्स हैं, दफ्तरों में काम न करके तनख्वाह लेते हैं और काम करके रिश्वत लेना, वो अपने माल को हराम कर लेते हैं। इसी तरह कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रिज़्क़ के हलाल को हराम कर देती हैं। ये रिज़्क़ हमें मिलना ज़रूर था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एक और फरमान आपको सुनाऊँ, एक पहली गुफ्तगू में मैंने की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कभी भी ना कहो कि आपको रिज़्क़ देर से मिला या ये चीज़ आपको ताख़ीर से मिली, इस चीज़ ने आपको इसी वक्त मिलना था। अब हम बेसब्री कर जाते हैं और उसमें फिर गलती भी। जैसे इसमें जो ख़वातीन खाना है उनका कितना किरदार है कि वो अपने जो शौहर हैं, ख़ास तौर पे शौहर का मैं जिक्र करूँगा, वालिद का भी आ जाता है कि वो उनके लिए एक मोटिवेशन का बाइस बने कि उन्हें ज़रूरत जितना ही रिस्क चाहिए। हमने सुना ये है या हमने देखा ये है कि बहुत सारे लोग, चूँकि ख़वातीन की डिमांड्स होती हैं या अक्सर एक मुकाबलाबाजी फैमिलियों के अंदर होती है कि देखो फ़लानी का शौहर तो इतना कमा रहा है, तुम इतना नहीं कमा रहे, और फिर वो उसको नाजायज़ काम करने के ऊपर समटाइम्स वो मजबूर हो जाता है। इसका कितना हिस्सा है, आप इसको कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ कि ये ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ रिवायत ये है कि हिंदुआना यहाँ पे तमाम रसूम और रिवाज थे ना, तो ख़वातीन को तो वारिस तस्वर ही नहीं किया जाता था, उनको विरसे का हिस्सा तस्वर करते थे। तो जिस वक्त कोई शख्स गुज़र जाता था ना, तो उसके जो ख़वातीन होती थी ना, बेशुमार हों, 2 हों, 4 हों, 100 हों, उनका बंटवारा हो जाता था, उसके वरसा में बांटी जाती थी। इस्लाम ने ये सब चीज़ें जो है ना इसमें तब्दीली और एक खातून को वारिस बनाया, वारिस उसको बनाया, लेकिन आधा। मर्द का हिस्सा दुगना है, औरत का। अब मुझे याद है, मैं जब से मुझे शऊर हासिल हुआ तो मैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत कोशिश करती रही। तो ये हर वक्त बहस होती थी क्योंकि औरतों का हिस्सा आधा क्यों। मैंने कहा देखिए उनका हिस्सा आधा इसलिए कि उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। वाह, ज़बरदस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मर्द है उसने बीवी को भी कफालत करनी है, बच्चों की कफालत करनी है, घर के तमाम अखराजात माँ बाप की भी उसने जो है उठाने। माँ बाप की जिम्मेदारी दोनों पे होती है, अच्छा, औरत पे भी और मर्द पे भी। ठीक। लेकिन जहाँ पे ये हिस्से बंटते हैं ना, वहाँ पे इसलिए औरत को आधा मिलता है कि उसकी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। वो जो कमाए, और ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि जो औरतों ने कमाया वो उनका है, जो मर्दों ने कमाया वो उनका है।
किसी मर्द को ये हक नहीं है कि अपनी बीवी की कमाई उससे ले। और हालांकि ये होता यहाँ है कि कोई भी औरत कहीं अगर मुलाजमत कर रही है ना, तो जाके ऑडिटर जनरल के ऑफिस में लिखा दिया कि जी मैं उसका हूँ वकील और मैं ही उसकी लेने आऊँगा तनख्वाह, और वो तनख्वाह ले जाते हैं और बीवी के हाथ में कभी कुछ आता ही। इसी तरह जहाँ खेतों खलिहानों में ख़वातीन काम करती हैं, तो ये जो दरमियान के होते हैं ना लोग, यही सारा कुछ ले लेते हैं और उन तक जो है वो मुश्किल ही आता है। हमने तो मैं नहीं समझती, जो आपका सवाल था ना कि ये ख़वातीन जो हैं ये उकसाती हैं मर्दों को, मैं समझती हूँ ऐसा होता नहीं। ऐसा ज़्यादा नहीं। अगर अच्छा, औरतें खुद काम कर रही हैं और वो कमा रही हैं और उनको उनकी कमाई मिल जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जब आप खुद भी प्रैक्टिस भी करी थी, फिर बतौर जज आपने खिदमत दी, फिर अब बतौर टीचर आप कानून पढ़ाती हैं, ये जो सारा सफ़र था कई सालों पे मुहित, इसमें कितनी तब्दीली आपने ऑब्जर्व की? क्या बैसियत कौम हमने इसमें कुछ बेहतरी लेके आए हैं, बैकवर्ड गए हैं, बेहतर हुआ है? इसको कैसे देखते हैं? यकीनन बहुत इसमें तब्दीली आई है। यहाँ तक कि आप देखें दुनिया भर में ये कानून में वकालत करना या अदालत करना ये मर्दों की जारी समझी जाती थी। मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल में गई हूँ ना, जिस वक्त मेरे बच्चे गए हैं यूनिवर्सिटी, तो मैं भी हार्वर्ड लॉ स्कूल में चली गई और मैंने वहाँ से डिग्री ली। लेकिन मैं गई हूँ तो मैंने 1986 में वहाँ से डिग्री ली और 2010 में उन्होंने एक बहुत बड़ा जश्न मनाया, 50 इयर्स ऑफ वुमेन एट हार्वर्ड लॉ स्कूल। उससे पहले हार्वर्ड लॉ स्कूल में नई ख़वातीन को इजाज़त थी, हमारे यहाँ नहीं थी। तो मैं समझती थी कि यहाँ क्योंकि हमारे पास हिंदुआना तहजीब है, लेकिन वहाँ भी नहीं थी। और ये जून बेडर गिन्सबर्ग जो बहुत मशहूर सुप्रीम कोर्ट की गुजरी हैं पिछले साल, उनकी खातून जज, वो कहती थी मैं रहती थी बॉस्टन में, हार्वर्ड लॉ स्कूल वहाँ था, मैंने दाखिला लेने की कोशिश की, उन्होंने मुझे नहीं दाखिला दिया। फिर मुझे कोलंबिया जाना पड़ा, कोलंबिया से मैं डिग्री लेके वापस आई। तो जब मैं वहाँ अप्रेंटिसशिप करना चाह रही थी या जूनियर बनना चाह रही थी किसी लॉ फर्म में, तो वो लेते नहीं थे। वो कहते थे औरतों को क्या आता है। यानी ये सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह है ये मामला। तमाम दुनिया में यही बात थी। तो तब्दीली तो यकीनन आई है। और मैं समझती हूँ जब मैंने शुरू किया वकालत तो यहाँ 3-4 ख़वातीन होती थी अदालतों में। अच्छा, जैसे अब तो बेशुमार। तो आपको बहुत खुशी होती होगी देख के रिप्रेजेंटेशन की फिर। बात की ख़वातीन की अदालतों के हवाले से भी, अगर हम मुख्तलिफ शोबों में भी देखें तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी बहुत लोगों को मसाइल होते हैं। हम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, हॉस्पिटल्स में बात करें, चाहे वो पे स्केल से लेकर उनकी डेजिग्नेशन तक, ख़वातीन के यहाँ उनको रिप्रेजेंटेशन तो होती है लेकिन उनको कम तर ही हर तरह से तस्वर किया जाता है और उजरत कम मिलती है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि Exactly। इम्तियाजी सलूक, हालांकि हमारा आर्टिकल 25 जो है आइन का वो कहता है कि मर्दों और औरतों के दरमियान कोई इम्तियाज जो है वो नहीं रखा जा सकता। और जिस वक्त इश्तिहार अब देती है ना रियासत की तरफ से, कोई भी इश्तिहार निकलता है कोई कौमी इदारे, तो वो कहते हैं द गवर्नमेंट इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। अब रखने के वक्त तो वो रख लेते हैं, जिनके पास वो असनाद होती हैं जो ज़रूरत है उनको लेकिन पे मुलाजमत स्केल देते हैं। हो, उसकी पे स्केल उस designation वक्त हो। तो शायद हो, लेकिन जब प्रमोशन का वक्त आता है ना, तो वो ऊपर तो बैठे हुए मर्द, वो उनको प्रमोशन उस तरह नहीं देते। तो कहते हैं ना ऊपर शीशे की छत है जी। जिसमें से ख़वातीन देख तो सकती हैं और गुजरना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी तब्दीली बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि ये जो सदी है इसमें तब्दीली इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। लेकिन एक बात मैं यहाँ सब सुनने वालों के लिए और आपके लिए भी दोहरा दूँ, अगर हम अपने यहाँ जो है कसरत आबादी उस पर हम नहीं रख सकते कोई तवाज़ुन, तो इसी सदी में आप देखें यहाँ खड़े होने की जगह नहीं रहेगी। ये तो ऐसा आजकल भी आप जैसे अब देखें हमें क्या ब्रेक लेनी हालात है, ब्रेक से वापस आएंगे। गुफ्तगू तो बहुत अच्छी हो रही है और बहुत सीखने को भी हमें मिल रहा है। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जस्टिस नासरा साहिबा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर नासिर भाई हैं, अरशद हमारे साथ हैं और भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम वापस आएंगे तो नाते रसूल मकबूल सुनेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं आप हमारे साथ। माशाल्लाह ज़ीशान आरिफ भट्ट साहब, बहुत ही खूबसूरत नात, बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने पढ़ा। और ज़ीशान आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल है, क्या ग्रिप है, उतार चढ़ाव के ऊपर कलाम का हक अदा कर दिया ऐसा लगता है। उम्मीद है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल आखिरी सातें हैं जी, तकरीबन 1 घंटा
باقی ہے اس وقت 5ویں روزے کو افطار ہونے میں, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ جو آخری لمحات ہیں اس میں آپ کے ساتھ مزید کچھ تھوڑا گفتگو سے ان کو بہتر بنائیں. اور ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت گلدستہ موجود ہے مہمانوں کا, مختلف شعبہ زندگی سے تعلق ہے, لیکن امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ارشد بھائی, ہم آپ سے رمضان کی روٹین ذرا جانتے ہیں. ایک تو جب آپ سٹار نہیں ہوتے, اتنی پبلک اپیرنس نہیں ہوتی, لوگ کم جانتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے لائف تھوڑی مختلف ہوتی ہے, لیکن جب لوگ پہچانتے ہیں تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, اکثر میں بھی مشہور ہوا نہیں ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے. آپ بتائیے کیا تبدیلی ہے موجودہ رمضان کو اور اس سے پہلے کے رمضان میں؟ جی بالکل, اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے جب ہم سپورٹس نہیں کرتے تھے تو میں الحمدللہ ہر رمضان جو ہے میں اعتکاف پہ بیٹھتا تھا. اچھا, اور الحمدللہ میں کوئی 7 دفعہ جو ہے اعتکاف پہ بیٹھا ہوں ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو اس میں پھر ٹائم مل جاتا ہے عبادت کا. تو ابھی اگر دیکھا جائے تو کافی چینجنگ ہے, کیونکہ جیسے روٹین جو ہے ابھی صبح کی سحری کرنی ہے, پھر الحمدللہ کرام جید پڑھنا ہے, پھر نوافل ادا کرنے ہیں, اور شام کو جو ہے افطاری کے بعد اپنا تراویح بھی ادا کرنی ہے. تو اسی طرح ساتھ ساتھ رات کو ٹریننگ بھی کرنی پڑتی ہے, تو ابھی کافی مشکل ہو جاتا ہے. اور ابھی کتنی دیر ہوتی ہے ٹریننگ کی؟ رمضان میں بھی ٹائمنگ اتنی ہی ہوتی ہے؟ نہیں, اگر دیکھا جائے تو ابھی رمضان میں تو تھوڑا سا جو ہے ریسٹ مل جاتا ہے. اچھا, اور رات کو ہم ٹریننگ کرتے ہیں افطاری کے بعد اور تراویح کے بعد, تو باقی جو ہے وہ عبادت کرنی ہوتی ہے الحمدللہ. اچھا, آگے کیا پلان ہے ارشد؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی آگے ایونٹس پائپ لائن میں ہیں جن کے اندر آپ کمپیٹ کرنے والے ہیں اور جس کی تیاری آپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, آگے جو کمپٹیشن ہے وہ جولائی سے سٹارٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل, جس میں جولائی میں ایشین چیمپئن شپ آ رہی ہے, اور اس کے فوراً بعد جو ہے اگست میں ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہے, اور اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ ایشین گیمز ہے. اسی طرح جو ہے نیکسٹ جو جیسے میں نے اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کیا تھا, اور 2024 میں جو بڑا ٹارگٹ ہے میرا وہ اولمپکس آ رہی ہے پیرس میں. اچھا, تو ابھی الحمدللہ رمضان کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی جاری ہے اور آپ اس کی تیاری کریں. اچھا, جب آپ ابھی اوبویسلی ہم جتنے بھی اسپورٹس مین سے بات کرتے ہیں, مختلف اسپورٹس سے جو تعلق رکھتے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کو پراپر فیسلٹیز نہیں ملتی, ان کو پراپر جو کہہ لیں اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. تو ابھی جو ماشاءاللہ آپ نے جس طرح سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور دنیا بھر میں پرچم بلند کیا, اب آپ کو وہی مشکلات ہیں یا ان میں بہتری آئی ہے, یا پھر ابھی بھی آپ اپنے اون پر ہی یہ سارے معاملات لے کے چل رہے ہیں؟ جی بالکل, اگر دیکھا جائے تو پہلے بھی جو وہ ایتھلیٹک فیڈریشن جو جنرل کمسائی صاحب ہیں انہوں نے الحمدللہ کیا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس میں وابڈا کا بڑا کردار ہے. ہمارے جتنے بھی پاکستان کے ہیروز ہیں ان کو انہوں نے جاب دی ہے, خاص کر کے میں اپنا وابڈا لیسکو کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے الحمدللہ مجھے جاب دی ہے. تو اسی طرح ایتھلیٹک فیڈریشن ہے, ان کا بڑا کردار ہے جنرل کمسائی صاحب کا, اور ساتھ ساتھ سلمان اقبال بٹ صاحب ہیں, ان کا بڑا کردار ہے. تو اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ لیول پہ تو اتنی سپورٹ ابھی نہیں ہو رہی, لیکن پہلے سے بہتری ہوئی ہے. پہلے سے الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو پہلے سے الحمدللہ بہتر ہے. تو اسی طرح جو ہے سلسلہ وہ جاری ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ, پہلے بھی سپورٹ اتنی نہیں تھی, تو اپنے بہاف پہ الحمدللہ میں نے محنت کی ہے تو یہاں تک پہنچا ہوں. تو اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم کی, ہم سب کی بھی بہت ذمہ داری ہے. ہم نے بھائی اپنے پروگرام کے ذریعے ذمہ داری بہت حد تک نبھائی. ہم اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ پچھلے 2.5-3 سال میں آپ اگر ایکسپریسو کو خالی دیکھیں تو پتہ نہیں کتنے نئے نام چیمپئنز ایسے, ان کو ہم نے بھرپور کوشش کی. ان میں سے ارشد بھی ایک ہیں جن کو ہم نے بارہا جو بھی ہم وقت دے سکتے تھے کوشش کی کہ وہ سامنے آئیں. اور اسی طرح جو لوگ مارشل آرٹ سے تعلق رکھتے ہیں, باکسنگ سے تعلق رکھتے ہیں, کئی گمنام ٹینس ہے, ہم نے یہ کوشش جاری رکھی. ہم نے ان ہیروز کو اون کرنا ہے ایز وی اون دا کرکٹنگ ہیروز. جیسے ہم کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں بھی صرف میل کرکٹرز کو زیادہ کرتے ہیں, بیچاری فیمیل کرکٹرز کو بھی اتنا سپورٹ نہیں کرتے. ہم میل کو تو بہت زیادہ کرتے ہیں. تو باقی کھیلوں کو بھی ہم اگر ویسے اون کریں گے تو یہ لوگ بھی بہتر اور بہتر پرفارم کریں گے, ان کو حوصلہ ملے گا. ناصر بھائی, اس پہ ذرا آپ کیا خیال ہے؟ جو قوم کے اندر ہیروز ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور قومیں جیسے کہتے ہیں نا پوچھتی ہیں ایسے اپنے ہیروز کو. اگر آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں کہ لوگوں کے صدیوں پرانے آج سے پہلے 100 سال پہلے اگر یورپ میں کسی نے کوئی گولڈ میڈل لیا تھا کہیں پہ تو آج بھی اس کو سر کا خطاب دیا جاتا ہے, اس کے نام سے نام لگایا جاتا ہے. ہم شاید اس طرح نہیں قدر کر پاتے, مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بس اصل میں نا ہم نے ہر فیلڈ میں ہی اپنے وہ ہیروز بدل ڈالے ہیں. ہم نے ہمارے ہیروز اب جس طرف لوگوں کی زیادہ توجہ ہو جاتی ہے, پتہ نہیں اب فلموں ڈراموں میں زیادہ انہوں نے ڈھونڈنے شروع کر دیے یا کس طرف جاتے ہیں, لوگوں کی ایک توجہ ہو جاتی ہے. گیمز بہت ہی پازیٹیو چیز تھی, اگر ہیروز یہاں سے لوگ ان کو اپنانا شروع کریں.
वैसे मैं समझता हूँ बहुत हद तक कुछ लोगों ने किया भी, कई हीरोज़ को अच्छी उनकी मिल गई इज़्ज़त भी और लोगों ने उनसे मोहब्बत भी बहुत की। लेकिन कुछ लोग जो गेम्स, जैसे अब क्रिकेट है हमारे यहाँ ज़्यादा मशहूर है, तो उसके अंदर जो लोग अपना नाम पैदा कर गए उनको तो मिल जाती है, लेकिन जो गेम्स नीचे हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, उससे नीचे जितने एथलेटिक्स के जो गेम्स इन्होंने किए हैं, जिनका पाकिस्तान में रवाज नहीं है, फिर उनमें जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हैं उनको उस तरह की वो नहीं मिलती। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गेम्स करवाई खुद अपनी मौजूदगी में सहाबा कराम को। इसमें घोड़ सवारी, घोड़ों का दौड़ाना, वो और फिर वो नेज़ाबाजी, वो हुज़ूर मुझे अलैहि बात आपकी काट रहा हूँ, एक दफ़ा मुझे याद आ गया, हमने मंसूर साहब को बुलाया जी जी पाकिस्तान टेलीविजन पे, हॉकी के हमारे, जिन्होंने गोल रोका था और अपने वर्ल्ड कप जीता था, तो वो भी गालिबन 92 में ही था, और 92 वर्ल्ड कप क्रिकेट तो खैर सब जानते हैं। तो वो बिल्कुल गुमनाम अनजान लोगों की तरह हमारे राहदारी में घूम रहे और रास्ता पूछ रहे। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उन्हें पहचाना, खैर जो इज्जत मैं दे सकता था बतौर एक स्पोर्ट्स लवर, हॉकी लवर मैंने दी। तो उन्होंने मुझसे गिला किया वहां पे कि यार हमें कोई पहचानता ही नहीं है, हमने भी तो यार वर्ल्ड कप जीता है हॉकी के अंदर, हमने भी तो वही नाम रोशन किया है। कौमी तो खेल ये है हॉकी। कौमी खेल है हॉकी और बड़ा कारनामा था बिल्कुल सही उनका, बात। उसके बाद हम जीत भी नहीं पाए। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट होता है, एक स्पोर्ट्समैन फील करता है इस चीज को, और करना चाहिए भी मेरे ख्याल बस में। जिस गेम को ज्यादा शोहरत मिल गई फिर लोग उस तरफ दौड़ने लग जाते हैं। जो अब हमारे यहाँ गली मोहल्ले में लोग नहीं हॉकी खेल रहे होते, जब भी हम देखते हैं तो वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं, बच्चों में जुनून क्रिकेट का ही है। तो बाकी गेम्स की तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। जैसे अभी हमें बहुत बड़ा ये गिला आता है, जैसे अरशद भाई हैं और इस तरह के और बहुत सारे हमारे पहलवान हैं कई जो आगे बढ़े, जिन्होंने बड़ा बड़ा नाम पैदा किया और सिर्फ अपनी मेहनत करके अल्लाह उसके रसूल के फजल करम से पाकिस्तान के नाम को रोशन किया, तो हम उनकी इज्जत नहीं करते। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। जन साहिबा, इस पे आपका भी कमेंट, ऑब्वियसली हीरोज हैं, शायद हमने अपने हीरोज को आइडियलाइज करने का, उनसे इंस्पायर होने का क्राइटेरिया बदल लिया है, हमारी डायरेक्शन शायद डिफरेंट हो गई है। डू यू एग्री? बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग उस तरफ तवज्जो ही नहीं करते। असल में बात ये है, अवाम को यहाँ अपनी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, नाले पड़े हैं। 1 वक्त की रोटी, तो वो रोटी की फिक्र करें। पाँव में जूता नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, सही कह रहे हैं। उस वक्त लोगों को ये फिर ख्याल आता ही नहीं कि हमारे हीरोज़ कौन है और कौन नहीं। अब हमारी नेशनल गेम, जैसे भी इन्होंने बताया, हॉकी है, और हॉकी में हमने बड़े मार्के भी किए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बावजूद उसके अब उस तरफ कोई तवज्जो अब पता ही नहीं है कि कौन प्लेयर है, कौन असल में खेल कुछ उनमें से कुछ जो थे ना, उन्होंने कोई मायूस कुन हरकतें भी की जिसकी वजह से बदनामी हुई। तो ये भी तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना कि हमें इन लोगों को कायम रखना है कि जहाँ पे हमें उनको कोई मुकाम देने का मौका मिला है तो वो उसकी अपनी इज्जत खुद कायम रखे। सही ये बात है, ज़रूरी और बात जिम्मेदारी भी आती है सक्सेस के साथ। अच्छा, बिल्कुल आखिर में चाहूँगा, आखिर में भी आप अपने ख्यालात का इजहार जो भी करना चाहें, लेकिन इसके साथ साथ वो किसी ने कहा था तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज़गार के, और आपने आबादी का जिक्र किया। ये इतना अहम मौजू है जस्टिस साहब, और इस पर सबसे कम बात होती है कि हम अपनी आबादी के ऊपर कोई काबू नहीं कर रहे। अभी भी मरदमशुमारी हो रही है, एंड आई वाज रीडिंग कि तकरीबन 14.5 करोड़ हम गिने जा चुके हैं, जब मजमूई तौर पे गिनती तकरीबन 60% हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हम तो 27-28 करोड़ हो चुके हैं, एक रफ आइडिया, आदादो शुमार आने हैं। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे या हमारी अथॉरिटीज़ पे, और हम पे बतौर शहरी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि हम इन चीज़ों को देखें, अपने वसाइल को देखें। बस ये देखिए, ज़राए इब्लाग का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। पहले ये आता था बच्चे 2 तो सुख 1000, फिर ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने वहाँ पे दिल्ली में बहुत कुछ कोशिश की नस्ल कुशी करने की मुसलमानों की, जिसकी वजह से इसको मायूब समझा जाने लगा हिंदुस्तान में, और फिर उसका असर यहाँ भी हुआ, यहाँ भी। तो ये बात बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब वो टीवी पे जो बात करते हैं ना, वो कहते हैं मंसूबा साजी। भाई मंसूबा साजी, आप मंसूबा बंदी कहें, मंसूबा बंदी का लफ्ज़ अच्छा, उधर से आप देखें मर्दम शुमारी, फर्दम शुमारी क्यों नहीं कहते? कई सारी खवातीन को तो गिना ही नहीं जाता। अब 23 करोड़ हमारी आबादी इन्होंने बताई है ना पिछली मर्दम शुमारी में। यकीनन वहाँ पे औरतें ऐसी हैं जो नहीं गिनी गई। अब जब औरतों को आप गिने नहीं तो उनके काम भी नहीं गिने जाते, उनके काम भी नहीं जब गिने जाते तो फिर आदाद शुमार जो है उनकी आमदन का वो भी नहीं होता। ये तमाम चीज़ें जो है ना, इनको हमने सामने रखना है और ये देखना है
کہ فرد کی بات جو ہے نا وہ فردم شماری میں ہونی چاہیے، یہ لغات میں سے مردم شماری کا تو لفظ ایسے ہی ہی نکال دیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور جب بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ تشریف لاتی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آتی رہیں، ایسی صحت مند رہیں تاکہ ہم آپ سے سیکھتے رہیں۔ جسٹس صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ تھینک یو ویری مچ، آپ بھی تشریف لائے۔ ارشد بھائی تھینک یو ویری مچ ونس اگین، اور ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کرے آپ بہت سارے اور گولڈ میڈلز لے کر آئیں اور ایسے ہی ہم انسپائر ہوتے رہیں۔ اور ذیشان ارف بٹ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے جی ایک سیگمنٹ کی جانب جانا ہے، امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہم کسی مسلمان سائنسدان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ ان کے بارے میں جانیں۔ سو آج بھی ہمارے پاس بالکل مسلم سائنٹسٹ کے حوالے سے وقار احمد ملک بتا رہے ہیں۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان سائنسدان، اور بات کریں گے عظیم مسلمان سائنسدان ابو عثمان پر، ابو عثمان الجائز، اور مکمل نام جو ہے وہ ہے ابو عثمان الکنانی البصری الجائز۔ عباسی خلافت کے دور ہے جس میں یہ عظیم سائنسدان پیدا ہوئے۔ ان کا سائنسی شعبہ جو ہے وہ علم الحیوانات ہے اور حیاتیات ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان کی جو سائنسی تصنیف ہے وہ کتاب الحیوان ہے۔ کتاب الحیوان کیوں اہم ہے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ ابو عثمان الجائز عراق کے شہر بصرہ میں ایک حبشی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تربیت گاہ جو تھی وہ بصرہ تھی، اور الجائز ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یعنی یہ میں آپ کو ان کا ایک پس منظر بتا دوں کہ ایک تو وہ گھرانہ معمولی سے مراد یہ ہے کہ معاشی والے سے معمولی گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں روپے پیسے کی ریل نہیں تھی، نہ ہی کوئی علم دوستی کی ایسی کوئی شاندار روایات تھی ان کے خاندان میں۔ تو یہ ان کا جو پس منظر تھا وہ اس طرح تھا، لیکن ایک چیز وہ یہ تھی کہ وہ بے پناہ ذہین تھے اور تجسس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب بنیادی صرف تجسس آ جاتی ہے آپ کے پاس تو اس کے بعد علم و حکمت کے دروازے ویسے ہی کھل جاتے ہیں۔ علم و حکمت کو درسگاہوں کی چار دیواری یا کتابوں کے اوراق میں تو قید نہیں کیا جا سکتا۔ سو الجائز کے لیے ساری دنیا اور زندگی درسگاہ تھی۔ کبھی وہ ملاحوں سے سوالات کرتے، کبھی وہ خانہ بدوشوں سے ان کے خیالات اور طرز زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے، ان سے بہت ساری باتیں پوچھتے، اور یہی وہ علمی رویہ تھا دنیا کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو آہستہ آہستہ سنجیدہ لینا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی رائے بہت زبردست ہوتی تھی۔ مختلف شعبوں کے حوالے سے ان کی رائے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہونا شروع ہو گئی۔ یوں سمجھیے کہ ذہین تو کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے، لیکن وزڈم جس کو ہم کہتے ہیں، وزڈم کے معاملات ذرا پیچیدہ ہیں، تو وہ ذہین بھی تھے اور وہ وائز بھی تھے۔ ان کے پس منظر میں نہ تو کوئی دولت تھی، نہ کوئی علمی روایت تھی، ان کے اندر ایک تجسس کی خوبی تھی، اور اس تجسس کی خوبی کی وجہ سے ان کے اندر ایک علمی رویہ پیدا ہوا۔ الجائز جو تھے وہ عقلیت پرست تھے، اور ہر بات کو تسلیم کرنے سے پہلے عقلی دلیل طلب کرتے تھے۔ ویسے ان کی جو تصانیف ہیں ان کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے، گو کہ 200 اس وقت تو میسر نہیں ہے، بمشکل 30 کے قریب تصانیف جو ہیں وہ دستیاب ہیں۔ ان کی تصانیف میں ہر قسم کے موضوع ہیں، ان کے پسندیدہ موضوعات میں ادب، سائنس اور مذہب ہیں، اور ان کی تصانیف جو ہیں وہ بنیادی طور پہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ جو دوسری کتابوں اور مصنفین پر کیے گئے تبصرے ہیں، اور وہ جو دوسری طرز کی کتابیں ہیں وہ ہیں جو آف کورس انہوں نے تخلیق کی ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے۔ ان تصانیف میں جو سب سے اہم ترین کتاب ہے جس کا شروع میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ کتاب الحیوان ہے۔ غالباً یہ اس موضوع پر اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جس میں اس طرح تحقیق کی گئی، اور یہ 7 حصوں پر مشتمل ہے، اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ 7 حصوں پر مشتمل ہے اور نامکمل ہے۔ اس کتاب کا انگریزی، اسپانوی اور دیگر یورپی جو زبانیں ان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ سائنس کے موضوع پر ہے اور کمال تحقیق بھی آپ کو نظر آتی ہے اس میں، جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس میں جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ان کا ایک شعبہ ادب بھی تھا، اور وہ جو ادبی رنگ ہے وہ بھی آپ کو اس کتاب میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے جانوروں کے متعلق قصے، کہانیاں، لطیفے، محاورے، توہمات جو ہیں وہ بیان کی ہیں، اور آف کورس ان کا جو پس منظر ہے وہ عربوں کا ہے۔ سو عربوں کے اندر جو بھی توہمات پائی جاتی تھی اور یہ تمام چیزیں جانوروں کے حوالے سے جو بھی ان کا مطالعہ تھا تو وہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ان کے جو مطالعے کی جو گہرائی ہے وہ اس پہ تو کمال ہے، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ جس کمال انداز سے انہوں نے تحقیق کیا، جانوروں کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے، ان کی عادات کا، ان کی اطوار کا۔ دوسری جو اہم ترین چیز ہے کہ فوڈ چین اور غذائی زنجیر کا ایک تصور جو ہے ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے، یعنی دنیا کی تمام مخلوقات ایک غذائی زنجیر کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اسی لیے ابو عثمان اس بات کے سرے سے ہی خلاف نظر آتے ہیں
کہ ہمیں جانوروں کو ضرر رساں یا بے ضرر، یعنی یہ نقصان والے جانور ہیں، یہ ان سے نقصان نہیں ہے، اس طرح کے خانوں میں جانوروں کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر جانور جو ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے اور اس غذائی زنجیر کا حصہ ہے. اور ایک اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو اس بات سے بہت دلچسپی تھی کہ جانور اپنے آپ کو ماحول میں کیسے ڈھالتے ہیں اور یہ صلاحیت ان میں کیسے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی یعنی ماحول سے مطابقت پیدا کرتے ہیں. یہ صلاحیت ان میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ ایک اہم ترین نقطے کو پہنچ گئے ہوں گے کہ جب کہا جاتا ہے کہ ڈارون سے بہت پہلے مسلمان سائنسدانوں نے نظریہ ارتقاء دیا تھا، تو اس میں کئی سائنسدان آتے ہیں، صرف ایک سائنسدان نہیں ہے، لیکن ان کا خیر تذکرہ کرتے رہیں گے. لیکن ان سائنسدانوں میں جنہوں نے نظریہ ارتقاء کے جو ابتدائی خد و خال ہیں وہ دیے اور ایکچولی وہ ایک پورا نظریہ، ایک پوری تھیوری، ایک پورا خیال پیش کیا، ان میں ابو عثمان الجائز ایک بہت ہی نمایاں سائنسدان ہے. سائنسدانوں پر بات ہوتی رہے گی، مسلمان سائنسدانوں پر بات ہوتی رہے گی. یہ بہت بڑی بڑی تھیوریز، بہت بڑے بڑے آئیڈیاز جو ہیں، اگر ان کا ہم سورس ڈھونڈیں تو آپ کو بہت بڑے آئیڈیاز کا سورس جو ہے وہ یا آپ کو یونان میں ملے گا، یا پھر یہ جو روشن دور ہے، یہ جو 300-400 سال کا مسلمانوں کا عروج ہے سائنس میں، یہاں پہ ملے گا. بات کرتے رہیں گے مسلمان سائنسدانوں پر. اگلی قسط میں ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے. خیر رمضان. رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. بات کر رہے ہیں اب ہم کچھ کرکٹ کے حوالے سے. ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے میچز ہو رہے ہیں اور اس میں آپ کو پڑی ہے پھینٹی. اتنی سی بات ہے. بات کرنے کے قابل ہیں ہم. وہ کس شعر تھا نا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا. کل ہم افغانستان سے سیریز ہار گئے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے. ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے. پاکستان نے دوسرا جو T20 میچ تھا جی وہ بھی شارجہ میں ہارا اور ایسا لگتا ہے کہ بیٹرز کو بیٹنگ ہی بھول گئی ہے PSL کے بعد. ایسا ہم کھیلیں 2-0 سے افغانستان نے پاکستان کو انٹرنیشنل T20 سیریز ہرا دی ہے. یہ افغانستان کی پاکستان کے خلاف کسی بھی انٹرنیشنل میچ اور پھر کسی بھی انٹرنیشنل سیریز میں پہلی فتح ہے. وہ پاکستان کے پلیئرز ہیں جو کہ ٹاپ پلیئرز تھے پاکستان سپر لیگ کے. کھیلنے گئے پاکستان نے دوسرے میچ میں 131 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر جو انہوں نے حاصل کر لیا. پاکستان کو 7 وکٹوں سے ہرایا. افغانستان ٹیم نے 300 پاکستان جو کہ امید کر رہے تھے کہ ہم 250-300 رن بنائے گا، وہ 6-7 کی اوسط سے اوپر جا ہی نہیں سکا. اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے پاکستان کی ٹیم پچھلے میچ میں صرف 92 رن بنا سکی تھی. اماد وسیم صاحب نے نصف سینچری تو بنائی، لیکن وہ کیا ہی نصف سینچری بنائی جس میں تقریباً انہوں نے ان کا جو سٹرائک ریٹ تھا وہ بال اور بیٹ جو رن تھے وہ برابر تھے اور اس کا نقصان ہم نے دیکھا کہ پاکستان ہار گیا. شاداب خان نے 32 رنز بنائے اور تیسرا اور آخری میچ جو obviously ہم سیریز تو ہار گئے 2-0 ہے ابھی فی الحال جو ریشو چل رہی ہے. تو آج یہ میچ کھیلا جائے گا. دیکھتے ہیں جی آج کیا کارنامہ ہوگا. اور جو کل پہلے 2 میچز تھے اس میں انفارچونیٹلی عمران نے بڑا کھل کے کہا کہ جو پاکستان سپر لیگ کے میچز تھے اس کے ٹاپ پرفارمرز تھے جو ٹیم بھیجی گئی اور شاداب خان کی کیپٹنسی میں بھیجی گئی اور جو سینئر پلیئرز ہیں ان کو ریسٹ کرایا گیا اور زبردستی ریسٹ کرایا گیا کہ ان کو ابھی نئے لڑکوں کو چانس دیا جانا چاہیے. اور بہت سارے ایسے پلیئرز بھی ہیں جو پہلی دفعہ انٹرنیشنل میچ کھیلنے گئے. بالکل. اور اب پاکستانی لڑکوں کو کہنا چاہیے کہ افغانستان نے بڑے لڑکے بھیجے تھے اس لیے ہم یہ میچ ہار گئے. اب یہ بات بڑے لڑکوں پہ آ گئی. ابھی اتنی بری پرفارمنس کون دیتا ہے؟ آپ پہلا میچ ہارے، ہمیں لگا کہ آپ پہلے میچ سے اپنے مسٹیک سے کچھ لرن کریں گے، نہیں کیا اور پھر دوسرے میچ میں بھی یہی ہوا. عبد الماجد ہمارے ساتھ ہے. عبد الماجد، تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور پاکستان جہاں ہار رہا ہے وہاں سے آپ 2 میچز دیکھنے کے باوجود کیوں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ بتائیں ذرا. یہ سوال ہے ہمارا. میں قریب ہوں جہاں پاکستان ہار رہا ہے تو اس وجہ سے شاید مجھے دکھ زیادہ ہو رہا ہے. آپ کو دکھ زیادہ ہو رہا ہے. اچھا ماجد، یہ جو پہلے 2 میچز تھے بڑے ہی برے رہے ہمارے لیے اور جو ٹاپ پرفارمر تھے HBL PSL کے وہ اس ٹیم کا حصہ بنے اور شاداب خان کی کیپٹنسی میں ان کو بھیجا گیا. امید تو یہی تھی کہ بڑا اچھا پرفارم کریں گے یہ ینگ پلیئرز، لیکن انفارچونیٹلی بالکل بھی اچھا پرفارم نہیں کر پائے. دیکھیں یہ بہت ٹائم سے بات ہو رہی ہے، جب سے HBL PSL 1 ہوئی تھی اور وہاں سے بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ نیشنل ٹیم میں آئے تھے، تب سے یہ بات ہو رہی ہے کہ HBL PSL از ناٹ دا اسٹینڈرڈ کہ آپ جہاں سے پلیئر سلیکٹ کریں اور ان کو جو ہے انٹرنیشنل میچز کھلائیں. تو یہ ایک اچھی سین ہے کہ سب پلیئرز کو انہوں نے HBL PSL والوں سے بھر کے جو ہے نا ٹیم آپ نے شارجہ بھیج دی. شارجہ جو ہے کوئی بہت اتنی پرتھ ٹائپ کی پچ نہیں ہے جہاں پہ باؤنس بہت زیادہ ہو، یا انگلینڈ کنڈیشنز نہیں ہے کہ سوئنگ ہو رہی ہو، بال سیم ہو رہی ہو. پھر بھی وہاں پہ ہمارے بیٹسمین اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے. جب وہ راولپنڈی میں سیمنٹ کی پچ پہ
सेंचुरीज बना के तो ये एक अच्छा साइन है। मैं इसलिए खुश हूं कि हमारे जो नए लड़के हैं जो PSL से आए, ये बच्चों के लिए ना ये एक बहुत अच्छा लेसन है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड्स और इंटरनेशनल क्रिकेट में डिलीवर करना, इट्स लाइक 1 जो है ना वो PSL है तो 10 जो है वो इंटरनेशनल मैचेस है। ट्रू। प्रेशर जो होता है, प्लस आप अफगानिस्तान जैसी मिनो टीम से खेल रहे हैं, छोटी टीम से खेल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही जो है वो हरा के आ जाएंगे मजाक में। आपको हर टीम को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सीरियसली लेना होता है। तो ये बड़ा लेसन है जो इनको बहुत जल्दी मिल अच्छा, गया। नहीं माजिद, आपकी बात से मैं ये मतलब लूं, क्या आपका इशारा इस तरफ है कि हम नए प्लेयर्स भी लाते लेकिन पुरानों का बैलेंस खराब ना करते? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि नहीं जो टीम थी उसी को ही भेजना चाहिए था, एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहिए था? नहीं, देखिए एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी बात है, मैं वही कह रहा हूँ, प्लेयर्स भेजे, बहुत अच्छा किया। बस प्लेयर्स के साथ आप थोड़ा मिक्स मैच करके 1-2 और एक्सपीरियंस प्लेयर्स भेज देते। देखें कल इमाद वसीम ने जब रन्स बनाए ना, तो मुझे ये खुशी नहीं हुई कि वो टीम में वापस आ जाएंगे, मुझे ये खुशी हुई कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर ने जवान जो लड़के उनको ये समझाया कि ऐसी कंडीशंस में कैसे खेला जाता है। ठीक है, तो दिस इज गुड फॉर इमाद वसीम कि उन्होंने रन्स किए। नेशनल टीम में अभी भी वैसे उनकी जगह नहीं बनती, देयर आर पीपल who are better than him for the final T20-11 जो आपकी full strength T20-11 है। But again, इमाद वसीम का रन्स करना सिर्फ ये दिखाता है कि एक्सपीरियंस और यूथ का मिक्सचर जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है। यू कांट ऑलवेज रिलाई ऑन यंग प्लेयर्स, 20-22 साल के लड़के, एंड यू कांट ऑलवेज रिलाई ऑन 34, 35, 40 ईयर ओल्ड्स। आपको हमेशा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना होता है। और जो आप लास्ट टूर्नामेंट भी जीते हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, आप उसमें भी देखें तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सूबरेंस जो आपको यूथ से मिलती है। आपके शोएब मलिक भी थे और आपके मोहम्मद हफीज भी थे, आपके फखर जमान भी थे और आपके बाबर भी थे, तो यंग भी थे और एक्सपीरियंस भी थे। सही। अच्छा अब्दुल माजिद, इन द एंड आज तो ऑब्वियसली मैच तो खेलेंगे, लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी हो, मोहम्मद रिजवान हो, बाबर आजम हो, उनको इस टीम में शामिल ना करना, इस पे ऑलरेडी बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। सो आर यू सी कि कहीं ना कहीं ये सवालात जो उठे वो अपनी जगह पर जस्टिफाइड थे कि टीम में इनमें से कोई चंद प्लेयर्स को होना चाहिए था? मैं नहीं समझता, उन सबको रेस्ट की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि अभी हमारा फोकस T20 नहीं है, हमारा फोकस ODI वर्ल्ड कप है जो आने वाला है, हमारा फोकस एशिया कप है जो आने वाला है, दोनों 50 ओवर फॉर्मेट में खेले जाएंगे। तो रेस्ट इज गुड फॉर देम। हमारे लिए अच्छा है कि पाकिस्तान टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं दे विल बी रेस्टेड। अच्छी बात, मैं वही बात है, अगेन थोड़ा पॉजिटिव इस बात में मैं यही बात करूंगा कि अफगानिस्तान से हम हारे, कोई बात नहीं, हार जीत खेल का हिस्सा है। अफगानिस्तान इज अ गुड टीम, हम उन्हें जो है छोटी टीम बोलते रहते हैं। अफगानिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड क्लास लीग्स में खेलते हैं। अब लोग PSL खेलते हैं, वो लोग IPL में बहुत महंगे बिकते हैं। तो ये नीड आप एक अच्छी टीम से हारे, आप बच्चा टीम से या छोटी टीम से आप नहीं हारे। बस ये जो IPL का कंपैरिजन आप कर देते हैं ना, फिर हम जरा थोड़े ज्यादा हमें आग लगती है। चले, थैंक यू वेरी मच माजिद, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आई होप कि आपसे बात होगी। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं 100% बीइंग अ क्रिकेटिंग फैन आपके इस एनालिसिस से एग्री कि ये मिक्स एंड मैच कुड बी बेटर, लेकिन उसके साथ साथ अगर नए प्लेयर्स आ ही गए थे तो दे कुड प्रूव अ बिट मोर रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा बेहतर कर सकते थे। खैर कैलोरीज बहुत बर्न हो गई है मेरी इस बात में, और इतनी बर्न हुई है कि अमला उठ के चली गई यहाँ से। हाँ, आपकी कैलोरीज बढ़ाने का इंतजाम आमना ने किचन में किया हुआ है, और आमना आपका खाना एज यूजुअल बहुत खुश शक्ल है। बन गई ये सवैयाँ इतनी अच्छी लग रही हैं, ये ब्रेड क्रम्स को देखने की आदत थी, तो जरा बताएं आपकी बिल्कुल चीजें रेडी हो गई हैं? ये एक तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और दूसरा ये कि इसकी कोटिंग जो है ना, उसकी कोटिंग थोड़ी हैंडल करनी भी मुश्किल है टेक्निकली स्पीकिंग में, आपको बताऊं। ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें अभी आप इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद एक थोड़ा नोटिस करेंगे। अच्छा आमना, ये बिल्कुल कच्ची सवैयाँ आपने ली हैं और इनको फ्राई किया है? रोस्टेड होती हैं। ओके। तो ये फ्राई कर दी, क्योंकि मोस्टली हम लोग घरों में इनको फ्राई करके भी तो बनाते हैं, तो वो ये उस तरह की बन जाती है। तो ये आपकी नूडल सैलेड है, जरा हमारे क्विकली हमारे देखने वालों को बता दें। और रेसिपी कार्ड जी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, आप सारी चीजों को नोट कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। इसकी ड्रेसिंग मैं आपको बता देती हूँ, वो मैं मेंशन कर देती हूँ। इसमें ऑलिव ऑयल और लेमन जूस, साथ में सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये हमने लेके इनको अच्छे से विस्क करके, एंड देन वो जो नूडल्स और उसके साथ वेजिटेबल्स, बीन्स, जो भी आप ऐड करना चाहें, दैट इज टोटली अप टू यू। तो ड्रेसिंग इसमें ऐड की है 2 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून चिली सॉस। इसके अलावा ये इसकी जस्ट सिंपल सी ड्रेसिंग थी, और साथ में है अब हमारे पास पीनट बटर शेक। ओके। और इसके लिए हमने 2 बनानास लिए। ओके। पीनट बटर सॉस आप क्रंची लेना चाहें, प्लेन लेना चाहें, जैसी भी पसंद है। पीनट्स एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें वो भी ऑप्शनल है।
साथ में 2 टेबलस्पून मैंने हनी ऐड किया और उसको जस्ट दूध के साथ ब्लेंड कर लिया एंड पीनट बटर शेक इज रेडी। पीनट बटर शेक की जो चीज़ें रेसिपी कार्ड है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अच्छा आमना, ये जो नॉर्मली हम पोटैटो और चिकन का कॉम्बो करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन होती है कि उनके वो ठहरते नहीं है, उसके लिए कोई खास टिप है? बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ नहीं है। उसमें ये है कि फ्रेशली आप पोटैटोस को बॉईल करें, पील करके, अगर हम उसे छोड़ देते हैं देन वो पानी छोड़ जाते हैं और फिर वो आपके काबू में फ्रेश चीज होनी चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच आमना, बहुत जबरदस्त आपने। अब हम अफ्तारी के टाइम पे इसको खाएंगे। और जनाब शो का वक्त, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।